हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज की जो मैं ये घटना लेकर आई हूँ, यह घटना है मेरठ का एक थाना लगता है, थाना दौराला गांव, और दौराला गांव के पास है एक लोहिया नगर। तो ईश्वर चंद जो थे, ईश्वर पंडित, वो अपने खेत पर घूमने के लिए गए थे और उन्होंने देखा कि जो सभी अहमद हैं उनके खेत में से एक कुत्ता अपने मुंह में बाजू लेकर चला आ रहा है। तो क्या था कि जो वो ईश्वर ईश्वर पंडित थे, उस कुत्ते के पीछे भागते चले जाते हैं, दौड़ते चले जाते हैं कि इसके मुंह में किसी इंसान का हाथ है। लेकिन जो इंसान का हाथ था वो पूरा मांस खा चुका था, जो डॉगी था वो पूरा मांस खा चुका था। वो काफ़ी देर तक उसके पीछे भागते हैं। उसके बाद में फिर वो पुलिस को फ़ोन कर देते हैं और पुलिस मौके पर ही पहुंच जाती है। जो मेरठ के एसएसपी होते हैं उनका नाम होता है अजय राठी, और एक होते हैं अहमद। तो वो क्या करते हैं कि जो सभी अहमद होता है उसके खेत पर पुलिस स्क्वाड डॉग सारी पूरी तैयारी के साथ में वहाँ पर जाते हैं। एक होते हैं सर्किल ऑफिसर जितेंद्र जी, वो वहाँ पर उनके साथ में मिलकर पहुँच जाते हैं। और जो स्क्वाड डॉग होते हैं वो चारों तरफ घूमते हैं और घूमते घूमते ये देखते हैं कि कहाँ पर उन्हें स्मेल आती है। उसके बाद फिर वो खेत पर पहुँचते हैं। पहुँचने के बाद में एक डॉगी वहाँ जाकर रुक जाता है। रुकने के बाद में फिर वो वहाँ पर खुदाई शुरू करते हैं। तो वहाँ पर एक लड़की की बॉडी निकलती है जो बिल्कुल न्यूड होती है, और उसे बाहर निकाल लिया जाता है। ना तो उसका सर होता है और ना ही दोनों बाजू होती हैं। इसके बाद में पुलिस फिर तलाश में लग जाती है और वो ये देखती है कि किस तरह से अपराधी को पकड़ा जाए। वो सभी आसपास के जितने भी डिस्ट्रिक्ट थे, जितने ज़िले थे, बागपत, बड़ौत, मेरठ, हापुड़ और तुम्हारे क्या कहते हैं बुलंदशहर, सभी जगह पर पता करते हैं कि कहीं किसी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई गई है या नहीं। लेकिन ऐसी उन्हें कोई सूचना नहीं मिलती। उसके बाद में फिर जो पुलिस आला अधिकारी होते हैं वो ये देखते हैं कि ऐसा कोई फ़ोन कॉल हो जो कि यहाँ के आसपास के एरिया से बिल्कुल अलग का हो। तब वहाँ पर एक पंजाब के लुधियाना का एक नंबर था जो यहाँ पर पाया गया था, और एक उनको ये क्लू मिला था कि एक शराबी बोल रहा था कि किसी ने किसी का मर्डर कर दिया है। लेकिन शराबी की बात पर तो कोई क्या ही यकीन करता। जो पंजाब के लुधियाना का नंबर होता है वो उसको मिलाते हैं कॉल। संजीव देसवाल उनका नाम होता है, पत्नी का नाम होता है उनकी का सीमा देसवाल। तो वो फ़ोन से कहते हैं कि आप हमें ये बताइए कि आपके कितने बच्चे हैं, आप कौन हैं। तो वो बताते हैं, लेकिन उधर से ये जवाब भी आता है कि आप हमारे बारे में क्यों पूछताछ कर रहे हैं। तो वो कहते हैं कि आप अपनी बेटी से बात कराइए। बेटी का नाम होता है एकता देशवाल। तो माता पिता चुप रह जाते हैं जब पुलिस वाले ये बताते हैं कि हम पुलिस वाले बोल रहे हैं और हम जांच पड़ताल के लिए बैठे हुए हैं। एक लड़की का हमें डेड बॉडी मिली है, लेकिन हम उसको पहचान नहीं पा रहे हैं। तब माता पिता कहते हैं कि हमारी बेटी का नाम एकता देसवाल है और वो हमें छोड़कर जा चुकी है। सारे घर से पैसे और नकदी भी वो लेकर चली गई थी। तब वो पुलिस वाले भी कहते हैं ठीक है। तो वो पूछते हैं कि वो फिर कहानी क्या है, तुम हमें पूरी डिटेल में बताइए। तो वो जब आकर माता पिता कहते हैं कि जब उनको पुलिस वालों से मिलते हैं तो वो बताते हैं कि हमारी बेटी के पेट पर एक दाद हो जाता है, और वो दाद जो था वो उसके पेट पर इतना ज़्यादा फैल गया था कि उसने पूरी बॉडी को कवर कर लिया था। जांघों तक वो दांत फैल गया था। लेकिन लड़की कमरे में ही रहती थी, और एक दिन मैंने रोते हुए अपनी बेटी को देखा तो मैं उससे कहने लगी कि बेटा तुम्हें क्या परेशानी है, तुम कमरे में ही रहती हो और क्या दिक्कत है। तो बेटी कहती है मम्मी मेरे दाद हो गया था छोटा सा, और बढ़ते बढ़ते वो मेरी पूरी जांघों पर पहुंच गया है। उन्होंने एक डॉक्टर, दो डॉक्टर, तीन डॉक्टर, कितने ही डॉक्टर बदले। फिर उनसे किसी ने बताया कि एक लड़का है जो वैद्य का काम करता है और वो इसी मर्ज की दवाई भी देता है। माता पिता को तो बस इतना था कि कैसे भी करके उनकी बेटी ठीक हो जाए। माता पिता उस लड़के के पास लेकर जाते हैं। लड़का अपना नाम अमन बताता है और वो कहता है कि मैं फेरी भी लगाता हूँ और इसका इलाज भी देसी जड़ी बूटियों से करता हूँ। अब होना क्या था कि वो लड़की का इलाज करता है तो ऐसे मानो जैसे कि किसी ने रामबाण दे दिया हो, और मिनटों कुछ ही दिनों में उसकी पूरा दाद खत्म हो जाता है। दाद खत्म होने के बाद में लड़की रेगुलर उस लड़के के पास जाती रहती है, और जाते जाते ही उन दोनों में कब अटैचमेंट हो जाता है इस बात का घर वालों को भी पता नहीं चलता। वो तांत्रिक का काम भी लड़का करता था, और वो जो लड़की थी वो अपने माता पिता के खिलाफ हो जाती है, और दूसरी बाजू पर एक पर अपना नाम गुदवा देती है एकता,
और दूसरी बाजू पर नाम गुदवा देती है अमन। इसके बाद में वो फिर अपने घर से नकदी जेवर पैसा लेकर उन दोनों की बात होती है, उस लड़के के पास में जाती है और जाकर कहती है कि मुझे तुमसे शादी करनी है और अब मैं अपने घर वापस नहीं जाऊंगी। इस बात से को लेकर माता पिता दुखी तो बहुत थे, लेकिन उन्होंने फिर उसे ढूंढने की भी कोशिश नहीं की कि अब चली गई इतना नुकसान करके तो क्या ही कहें, क्योंकि हर माता पिता के लिए ये बहुत बड़ी शर्मिंदगी की बात होती है। माता पिता चाहे जैसे भी होते हैं, वो अपनी बेटी के लिए अपनी औकात से ज़्यादा अच्छा घर ढूंढने की कोशिश करते हैं। इसी बीच में वो लड़का उसे लेकर चला जाता है और ले जाने के बाद वो उसके बाद में फिर वो बताती है कि इसके बाद हमें नहीं पता कि वो लड़का कौन है। तो फिर वो पूछते हैं पुलिस वाले, तुम्हारे पास कोई फ़ोटो, कोई कागज़, कुछ आइडेंटिफिकेशन उसकी है? तब वो कहते हैं हाँ, जिस मंदिर में उसने हमारे इलाज करते करते फ़ोटो खिंचवाया था वो है। और इसके बाद में वो उस लड़के का फ़ोटो उसे पुलिस वालों को दे देते हैं। पुलिस वाले ढूंढते ढूंढते जब पहुंचते हैं तो वहां पर गांव के लोग कहते हैं कि इसका नाम अमन नहीं है, ये तो साकिब है। इसका नाम साकिब है और उसके पिता का नाम मुफ्तीस है। तो वो लुधियाना में ही उनके संपर्क में आया था। पुलिस के हाथ वो लुधियाना में लग जाता है और एक पुलिस वाले की वो रिवॉल्वर निकालता है और वहाँ से निकालकर भागने लग जाता है। भागते भागते पुलिस उसका पीछा करती रहती है, क्योंकि उसके पास भी पिस्टल थी, कोई हताहत ना हो जाए। तो वो एक गांव पड़ता है सिवाया गांव में उसको घेराबंदी करके पकड़ लिया जाता है। पकड़ने के बाद में फिर करनाल में तो वो बताते हैं कि जब उस लड़के को पकड़ लिया जाता है तब वो लड़का बताता है कि मैं हिंदू बन के रहता था, लेकिन मैं जो है मेरा नाम साकिब है, क्योंकि जो अगर लड़की हिंदू की आती थी तो मैं अपना नाम हिंदू बताता था और लड़की कोई मुसलमान की आती थी तो मैं अपना नाम साकिब बताता था। तो वो लड़की का नाम एकता था, तो इसलिए मैंने अपना नाम अमन बताया और उसके संपर्क में मैं आता चला गया। लगभग 3 महीने हमारी बात हुई और उसके बाद में फिर वह जब एकता मानी नहीं, मेरे साथ आकर रहने लगी। तो एक कमरे में जब हम रहते थे तो जब हमारी ईद आई तो माता पिता ने कहा कि अब तुम्हें निकाह कर लेना चाहिए, और लड़की बहुत खुश हो जाती है और वो कहते हैं कि ईद पर ही हमारे यहाँ अब हम निकाह तुम्हारा कबूल कर लेंगे। और इसके बाद वो जब शादी हो जाती है, शादी के पहली ही रात को परिवार वाले सब मिलकर उसको मतलब लड़की को कोई नशीला पदार्थ देते हैं। नशीला पदार्थ कोल्ड ड्रिंक में देने के बाद में फिर वो लड़का अपने दोस्तों के साथ उसे गाड़ी में बिठाकर खेतों में ले जाता है और 4 से 5 कैंडिडेट जो घर के भी थे उसमें वो उसके दोनों हाथ काटते हैं, फिर गर्दन काटते हैं और लड़की को वहीं जो थे उनके खेत में, सबी अहमद के खेत में उसको गाड़ कर दबा देते हैं। तो वो कहते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया? कि मेरा तो ये काम है, मैं तो लड़कियों को इस तरह से ही अपने साथ रखता हूँ और उसके बाद में कत्ल कर देता हूँ। और वो 14 मई को उसने उस लड़की का कत्ल किया था और उसने कहा कि उसने मेरे नाम का टैटू भी बनवा लिया था। तो मैं परेशान हो चुका था और मेरे को ऐसी लड़की को रखना तो था ही नहीं, इसलिए मैंने उसका मर्डर कर दिया। तब उसके माता पिता को वहाँ बुलाया जाता है पुलिस थाने में। तो वो जब आती है माँ, तो माँ बहुत बौखलाई रहती है और वो जो उसकी भाभी होती है लड़के की, उसके गाल पर इतना तेज़ तमाचा मारती है और बस इतना ही पूछती है कि तुम लोगों ने मेरी बेटी को क्यों मारा। सिर्फ इतनी सी बात वो पूछती है, लेकिन सन्नाटा छा जाता है और जो बेटी जीते जी उनकी नहीं हो पाई, मरने के बाद माता पिता उसके साथ खड़े होते हैं और खड़े होने के बाद में फिर पुलिस में FIR दर्ज कराते हैं। कराने के बाद उन लोगों को तो पकड़ लिया जाता है, लेकिन फिर भी वो सारे लोग बेल पर छूटकर आ गए। इतनी दरिंदगी करने के बाद भी इंसान के लिए इंडिया में कोई भी ऐसी सहूलियत नहीं है जिससे कि पनिशमेंट मिले तो आगे लोग अपराधी इस तरह के अपराध ना करें। लेकिन हमारे देश का कानून ही ऐसा है जहाँ पर हम खुद खुली छूट देते हैं और पता ही होता है कि हम एक मर्डर करें या 10, हमें बेल तो मिल ही जानी है। तो मेरा तो यही अनुरोध है कि ऐसे गुनहगारों के लिए सख्त से सख्त कानून बनाना चाहिए और सज़ा होनी चाहिए। मैं कहानी को सुनाकर किसी को परेशान करना नहीं चाहती और सिर्फ इतना ही मतलब है, सावधान रहिए, सतर्क रहिए और जागरूक रहिए। नमस्ते।